प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड वाइड अगर स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंप्लीट ब्लड बाथ है। 2%, 3%, 4% इस तरह से वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए हैं। ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको दिखाऊंगा भी कि कौन सा मार्केट कितना गिरा हुआ है। तो एक तरह से ये अच्छा है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स बंद है, क्योंकि माहौल जिस तरह का है ना, अगर आज खुला होता तो शायद कोर्स एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है ना क्या होगा, लेकिन शायद इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी आज बुरी तरह से गिरता। तो आज इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है ना, कल से तो मार्केट खुला भी रहेगा और न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जान लेंगे कि भाई इंडिया और वर्ल्ड में जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, उससे एक आइडिया मिलेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी जानेंगे कि आने वाले कुछ दिनों तक इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं ना, मतलब कंप्लीट ब्लड बाथ था। S&P 2%, नैस्डैक ऑलमोस्ट 3% डाउन, और इसका अगर आप फ्यूचर्स भी देखें तो डाउन है। तो लगता है कि शायद आज भी निगेटिव ही रहेगा यूएस मार्केट्स। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखें, जापान का मार्केट 4% गिरा हुआ है, कंप्लीट ब्लड बाथ। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट ऑलमोस्ट 2%, हांगकांग का मार्केट 1.5% के आसपास, चाइना का मार्केट भी गिरा हुआ है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। बॉन्ड्स देखिए बहुत गिरा है, 10 ईयर G-Sec यूएस का 4.2%, कितना ऊपर चला गया था, वे बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। ऑफ कोर्स हालात इसी तरह से बने रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया 4% से भी ये जल्दी ही नीचे आएगा। ठीक है, कब आता है देखते हैं। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं। ऑयल तो ठीक है, वही 74-73 के आसपास चल रहा है। उसके बाद डॉलर देखिए गिर रहा है, 104 से नीचे आ गया है यूएस डॉलर्स। और इस सभी का जो रियल मज़ा, जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम चला उसका मज़ा कौन उठा रहा है? गोल्ड। कई बार डिस्कस किया ना, गोल्ड देखिए कितना तेज़ी, ऑल टाइम हाई, ह्यूज, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले इंडियन इकनॉमी और इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर अगर आप शुरू से देखें ना, तो शुरू में तो जो चीज़ें थी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे बहुत तेज़ी से सब कुछ डाउन हो गया ना। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, खासकर सेकंड क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल डाउन एंड आउट, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन एंड आउट, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ नेगेटिव हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से गिरा था। स्टॉक मार्केट गिरने का रीज़न क्या था? एक तो था कि भाई इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, और दूसरा हमारा वैल्यूएशंस भी ज़्यादा था। अगर आपको हाई वैल्यूएशंस रखना है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। आपका ग्रोथ भी नहीं है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो, तो जस्टिफाइड नहीं है ना। इसीलिए मार्केट्स पूरी तरह से गिरा था और एक्सपेक्टेड भी था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक, उसके बाद अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो पहले के मुकाबले धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि पहले इंडियन इकोनॉमी ना कोविड के बाद बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आया इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके कारण क्या होगा कि सभी कुछ बहुत ऊपर चला गया, तो बेस इफेक्ट बहुत ऊपर है ना। तो अब उस हाई बेस पे अगर थोड़ा भी ग्रोथ हम हर एक जगह दिखाएंगे तो हमारा ग्रोथ अच्छा दिखेगा, मतलब बेस इफेक्ट इसको ही बोलते हैं। इसका एडवांटेज हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या क्या थे? तो देखिए, एक तो अर्बन कंजम्पशन में प्रॉब्लम आ रहा था। सबसे पहले तो रूरल कंजम्पशन बिल्कुल डाउन एंड आउट था, सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मानसून अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो उसके कारण रूरल जो प्रॉब्लम था ना, काफ़ी हद तक अभी जो दिख रहा है कि भाई वो रिजॉल्व हो गया, वहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अर्बन पहले अच्छा कर रहा था, वो डाउन हो गया, अभी भी डाउन चल रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव लिया गया, बजट में भी टैक्स कट्स किया गया, जिसका एडवांटेज आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया, लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा क्रंच चल रहा था, तो काफ़ी हद तक लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया सिस्टम में। रेट कट काफ़ी समय से हम वेट कर रहे थे, फाइनली रेट कट
कट भी स्टार्ट हुआ, एक रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, एक रेट कट अप्रैल में मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक और होगा, और पूरे साल में देखा जाए तो दो से तीन रेट कट और हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑफकोर्स, और सबसे बड़ी बात स्टॉक मार्केट के अगर पार्लेंस में देखें तो भाई हमारा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन मार्केट्स में अच्छा खासा गिरावट भी आया। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप अबाउट 15% के आसपास गिर गया था, मिड कैप ऑलमोस्ट 20% के आसपास गिर गया था, और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 25%, रफली मैं बता रहा हूँ, इतना का गिरावट आ चुका था, जो कि अच्छा खासा गिरावट माना जाएगा। तो उसके कारण लार्ज कैप का वैल्यूएशन काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव हो गया था। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले एटलीस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स तो मिल जाएंगे जहाँ की वैल्यूएशन पहले के मुकाबले काफ़ी रीज़नेबल हुआ है ना। मतलब कुछ स्टॉक्स तो 30, 40, 50, 60% गिरे हैं। तो अगर कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक 30, 40% गिरता है, वैल्यूएशन थोड़ा रीज़नेबल होता है, तो वो तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, इसको इस तरह से देखेंगे। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन अभी भी वहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर का भी देखें तो भाई 6.5% प्लस का GDP ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन्फ्लेशन उम्मीद है कि काफ़ी कम रहेगा, तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कंपनीज़ का अर्निंग्स देखें तो पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं है। जैसे इस क्वार्टर का, इनफैक्ट फोर्थ क्वार्टर का भी जो नंबर्स आएगा ना अर्निंग्स, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में तो आने लगेगा, वो भी कोई ग्रेट नहीं होने जा रहा है ना। पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट सही बात है, लेकिन एवरेज या बिलो एवरेज यही मान कर चले, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उम्मीद है कि धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा, बट हाँ एटलीस्ट एवरेज भी रहे। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव आएगा तब तो मार्केट उस पर निगेटिवली रिएक्ट करेगा, तो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, दैट्स इट, कोई ग्रेट नहीं होने जा रहा है। तो वो भी देखना होगा कि भाई एटलीस्ट एवरेज जरूर आए अर्निंग्स ग्रोथ, उससे नीचे आएगा तो मार्केट निगेटिवली रिएक्ट करेगा। बट ओवरऑल देखें तो पहले के मुकाबले चीज़ें इंप्रूव हुई हैं ना। जैसे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल रुक गया था, बहुत कम हो गया था, वहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी आया है, ठीक है। और ये अर्बन कंजम्पशन भी धीरे धीरे अब बढ़ेगा ना। मतलब बजट में कुछ बेनिफिट्स मिला है, RBI रेट कट कर रहा है, सस्ते रेट पे आप लोन डिसबर्स करेंगे बैंक्स, तो होम लोन में थोड़ा तेज़ी आएगा। अब ऑटो लोन में उम्मीद है कि शायद आने वाले समय थोड़ा तेज़ी आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए भी लोन लिया जाता है, उसमें थोड़ा तेज़ी आए। तो धीरे धीरे लगता है कि इसके कारण मोमेंटम आएगा इकोनॉमी में, और उसका ऑफकोर्स एडवांटेज स्टॉक मार्केट्स को भी मिलना चाहिए। तो ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी को देखें तो बहुत ज़्यादा निगेटिव फ़िलहाल नहीं लग रहा है, चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव कर रही हैं। तो धीरे धीरे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली कब होगा बोलना मुश्किल है, लेकिन आने वाले महीनों में हमें इसका बेनिफिट धीरे धीरे देखने को मिल सकता है, खासकर लार्ज कैप्स में। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं तो वर्ल्ड में तो सिर्फ अभी ट्रंप ही चल रहे हैं। ट्रंप और उनका टैरिफ का जो गेम है सिर्फ यही चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा सेंटर स्टेज पे यही है। तो देखिए, एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है ना। ट्रंप, देखिए टैरिफ के बारे में कई बार मैंने वीडियोस बनाया, आपको डिटेल में समझाया है। तो ट्रंप जो कर रहे हैं टैरिफ ना, मतलब ऐसा आप आउटराइट नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल इलॉजिकल है, गलत है। ट्रंप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई तुम जितना टैरिफ मेरे ऊपर लगाओगे हम भी तुम पे उतना लगाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई हम जब तुम्हारे यहाँ सामान बेचने जा रहे हैं तुम टैक्स लगा रहे हो, तो तुम जब मेरे यहाँ सामान बेचने आओगे तो मैं भी टैक्स लगाऊंगा, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ कंट्रीज़ पे कुछ ज़्यादा ही लग जा रहा है, और प्लस मतलब जिस तरह से बोल रहे हैं, एग्रेसिव टोन है, उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब होता है, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रहा है। इनफैक्ट जो मार्केट्स गिर रहा है इसका सबसे बड़ा कारण तो वही है ना। अब वो 2 अप्रैल से बोल रहे हैं कि भाई ऑटो तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि ऑटो पे लगने वाला है। फार्मा, AI रिलेटेड कंपनीज़, मतलब सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज़, उस पर भी लगने जा रहा है। तो सभी जगह इंडियन मार्केट्स में भी आपने देखा ना, ऑटो की कंपनीज़ में प्रॉब्लम था, जिसका एक्सपोजर है US में। सेंटीमेंट के कारण दूसरे स्टॉक्स भी गिर गए। फार्मा कुछ दिनों से गिर रहा है लगातार, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम तो है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना, यूरोपियन या फिर एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे जो ऑटो स्टॉक्स हैं, क्योंकि उनका तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना US में, क्योंकि US ऑलमोस्ट 50% जो कार का वहाँ रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है, और ऑटो पार्ट्स में ऑलमोस्ट 60% बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ऑफकोर्स इसके कारण बहुत सारी कंपनीज़ को प्रॉब्लम होने जा रहा है, और उनके स्टॉक्स बुरी तरह से गिरे हैं।
और उसका असर उनके स्टॉक मार्केट्स पे दिख रहा है। तो एक तो ये टैरिफ प्रॉब्लम है, ये चलेगा भी, ठीक है, आने वाले कुछ महीनों तक ऑफ कोर्स ये चलेगा और इसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बना रहेगा। लेकिन हाँ, इंडिया कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है, तो उस एंगल से अगर आप देखें तो इंडिया में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसको कि गवर्नमेंट या आरबीआई सब मिलकर आपस में मैनेज ना कर सके। इसको इस तरह से देखना चाहिए। और इसके अलावा ट्रंप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके कारण जियोपॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ग्रीनलैंड पहले जब उन्होंने बोला तो लगा कि भाई ये मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, वो सीरियस हैं, वो लेना ही चाहते हैं। वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, क्रूड ऑयल उनको मिलेगा, और प्लस ग्रीनलैंड आपको पता है यूरोप से बिल्कुल पास में है, रसिया से बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पे अगर इनका होल्ड अच्छा खासा हो जाता है तो ऑफ कोर्स इनका नज़दीकी बढ़ जाएगा, रसिया पे नज़र रख पाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ पे नज़र रख पाएंगे, अगर ट्रेड है तो वहाँ से अच्छी तरह से कर पाएंगे, बहुत बेनिफिट है अगर ये ले पाते हैं तो, ठीक है। तो उसका ये चल रहा है। कनाडा बोल रहे हैं कि भाई कनाडा भी मेरा है, उस पर भी हम मतलब इस तरह का बोल रहे हैं, नेवर नो ना, सब कुछ सीरियसली बोल रहे हैं। आने वाले समय में कनाडा पे भी शायद वो थोड़ा प्रेशर बना सकेंगे, ये सब चल रहा है। गाजा बोल रहे हैं कि भाई जो भी वहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उसको पूरा खाली करा देंगे, ठीक है। तो ये सब बोला जा रहा है। इसका ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है ना, आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। प्लस ईरान पे सुनने में आ रहा है कि तैयारी किया जा रहा है कुछ बड़ा करने का, ठीक है। ईरान के जो भी हेल्पर्स हैं एक तरह से ना, तो जिन्हें हम प्रॉक्सीज़ बोलते हैं, हुतीज़ पे बहुत अटैक किया जा रहा है, गाज़ा में अटैक चल ही रहा है, लेबनान पे ऑलरेडी बहुत कुछ ख़त्म किया जा चुका है उसका, लेकिन फिर भी उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। तो ये सब बहुत कुछ वर्ल्ड वाइड चल रहा है। फिर वहाँ पे रसिया और यूक्रेन का देखें तो कभी वो जेलेंस्की से गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी पुतिन से गुस्सा हो जा रहे हैं, पता नहीं आगे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बहुत इफ़ एंड बट है इस सभी का। देखिए ये सब हो सकता है इंडिया पे डायरेक्टली इन चीज़ों का फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ना, बाहर अगर कुछ हुआ, बड़ा इवेंट हुआ, ऑल्दो इंडिया पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट कर देता है ना, कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट भी कुछ दिनों तक उस पर रिएक्ट कर देगा, रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें। और देखिए इंडियन मार्केट्स को लेके एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो आरबीआई है ना, वो ट्राई कर रहा है कि जो फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी इंडिविजुअल कंपनीज़ में, सिंगल लिस्टेड इंडियन कंपनी में सिर्फ अप टू 5% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको ट्राई किया जा रहा है कि उसको 10% कर दिया जाए। मतलब एक सिंगल लिस्टेड इंडियन कंपनी में कोई भी फॉरेन अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो अप टू 5% ही अकेले इन्वेस्ट कर सकता है, उसको 10% किया जा रहा है। बहुत बड़ा जंप, ठीक है। डिस्कशन में है, ठीक है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, होगा नहीं होगा नोबडी नोज, डिस्कशन में अगर होता है तो उसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर से और भी ज़्यादा पैसा आएगा इंडियन मार्केट्स। उसके बाद यूएस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, उसका असर वर्ल्ड वाइड पड़ने जा रहा है। भाई यूएस में जो थिंक टैंक है तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं, थिंक टैंक मीन्स जो डोनाल्ड ट्रंप के मेंबर्स हैं, इकोनॉमिक टीम के मेंबर्स हैं, वो लोग प्लान कर रहे हैं कि यूएस को डिप्रिसिएट किया जाए, ठीक है। यूएस बहुत ज़्यादा ना अप्रिसिएटेड है, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ना रिजर्व करेंसी की तरह काम करता है यूएस डॉलर। तो उसको ट्राई किया जा रहा है कि भाई डिप्रिसिएट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अगर डिप्रिसिएट करेंगे तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सस्ता होगा, तो ज़्यादा होगा, और जो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इंपोर्ट को थोड़ा कम करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्राई किया जा रहा है। ऑफकोर्स अभी डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए एग्री होंगे नहीं होंगे, कैसे किया जाएगा देखना होगा। तो ये ऑफकोर्स नई बात नहीं, पहले भी यूएस ये कर चुका है। 1985 में अगर आप लोगों को पता होगा ना, सितंबर 22 1985 में प्लाज़ा अकॉर्ड हुआ था। प्लाज़ा एक होटल का नाम है न्यूयॉर्क सिटी में, वहीं पे मीटिंग हुआ था। प्लाज़ा अकॉर्ड में ना फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, यूके और यूएस सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई यूएस डॉलर को डिप्रिसिएट किया जाए, ठीक है। तो उस समय प्रॉब्लम यही था कि यूएस का अगर आप उस समय का करंट अकाउंट डिफिसिट देखेंगे ना तो 3.5% हो गया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 1980 टू 85 के बीच में यूएस डॉलर जो मेजर करेंसीज थे उस समय के, उसके मुकाबले 50% से अप्रिसिएट कर गया था, ठीक है। तो 50% अप्रिसिएशन, 3.5% का करंट अकाउंट डिफिसिट, इसको कंट्रोल में करने के लिए यूएस ने मीटिंग किया, बोला कि भाई इसको डिप्रिसिएट करेंगे। तो और डिप्रिसिएट किया गया, बहुत तेज़ी से डॉलर डिप्रिसिएट हुआ, ठीक है। ये 2 साल तक चला ना, 86-87 तक ये चला। उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद 87 में इसको बंद कर दिया गया ना। उसके बाद फिर नॉर्मल जिस तरह से बिहेवियर उस तरह से यूएस डॉलर को छोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, उस समय हुआ और उससे फ़ायदा भी मिला यूएस को। जो
यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, उनके साथ जो उसका ट्रेड डिफिसिट था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया। लेकिन हाँ, जापान के साथ नहीं हो पाया। उस समय जापान बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था ना, मतलब उस समय बोला जाता था कि शायद आने वाले सालों में जापान यूएस से भी आगे निकल जाए, इकोनॉमी वाइज साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स हुआ नहीं, और इनफैक्ट जो जापान नीचे गया ना उसके बाद से, उसका एक रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स थे कि जापान बिल्कुल, मतलब उसका जो इकोनॉमी था बिल्कुल स्लो डाउन आ गया वहाँ पे कई दशकों तक। उसका एक रीज़न ये भी माना जाता है इस प्लाज़ा एकॉर्ड को, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग था और जो जापानीज़ येन था वो वीक था ना, जिसके कारण उसका एक्सपोर्ट बहुत कॉम्पिटिटिव था। लेकिन उसके बाद डॉलर को बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट कर दिया गया, तो उसके कारण निगेटिव असर पड़ा जापान के इकोनॉमी पे। वहाँ पे एसेट बबल आया, जिसके कारण उसके बाद कभी भी उभर नहीं पाया जापान। अभी तक वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। एक रीज़न है, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था जापान में प्रॉब्लम का, लेकिन हाँ, इसको भी एक रीज़न माना जाता है। यही सब कोशिश किया जा रहा है यूएस में फिर से, हाँ। तो इसके लिए, लेकिन हाँ, अब तो ये करना आसान नहीं है ना। उस समय बात अलग था, उस समय जापान सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर की तरह था यूएस का, ठीक है। लेकिन जापान फ्रेंड भी था यूएस का, वो सुनता था भाई यूएस क्या बोल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे यूएस के लिए फ़िलहाल? चाइना सब सेकंड मेजर इकोनॉमी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो वही है यूएस में, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट देखे तो उसी का है, ह्यूज। लेकिन अब चाइना तो सुनेगा नहीं ना, जापान का बात अलग था, वो सुनता था। चाइना को अगर ये सब बोलेंगे कि भाई मैं डिप्रिसिएट कर रहा हूँ तो हेल्प करो, ऑफ कोर्स चाइना अग्री नहीं करेगा। तो ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट है अभी, बट हाँ, ये डिस्कशन चल रहा है। अगर ये सब कुछ करते हैं तो उसके कारण भी वर्ल्ड मार्केट्स में इशू आ सकते हैं, तो इस पर भी आपको नज़र रखना चाहिए। आने वाले कुछ महीनों में शायद ये सब कुछ सुनने को मिले। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये था इंडियन मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स, ठीक है। तो वर्ल्ड में तो देखिए जो इश्यूज़ हैं ट्रम्प के कारण चल रहे हैं, अभी चलते रहेंगे कुछ महीनों तक। धीरे धीरे वो भी सेटल करेगा, ठीक है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में उसके कारण प्रॉब्लम आता रहेगा। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना यूएस इकोनॉमी में उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो बिल्कुल वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। उनका डेट भी तो 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। अगर वो लगातार गलतियाँ करते रहेंगे तो उनका इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो धीरे धीरे वहाँ भी मामला सेटल करेगा, ठीक है। नए नए आए हैं, थोड़ा जोश है तो करना चाहते हैं, ट्राई आउट करना चाहते हैं। अगर चीज़ें वर्कआउट करेंगी तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं वर्कआउट किया तो उनको भी धीरे धीरे बैक स्टेज लेना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज़ करेंगे। बट हाँ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक तो लगता है प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडियन मार्केट्स को या इंडियन इकोनॉमी को कोई बहुत ज़्यादा हेडेक इससे नहीं लेना चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, आपस में इन्वॉल्व हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं इन चीज़ों में, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए आइडियली। अब देखिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट्स में सिर्फ वही आपको देखना है। जो फार्मा में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है वो थोड़ा और समय तक चलेगा। ऑटो, अगर कोई यूएस में मेजर एक्सपोर्टर है वहाँ प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। आईटी में अगर आप देखें ना तो वहाँ पे ट्रेड का इशू नहीं, मतलब टैरिफ का इशू नहीं है आईटी में प्रॉब्लम क्या है कि भाई यूएस में अगर प्रॉब्लम आ गया तो यूएस कंपनीज़ में प्रॉब्लम आएगा, तो ऑफ कोर्स उनका जो आईटी रिलेटेड खर्च है वो कम कर देंगे, और वो करेंगे तो इंडियन आईटी कंपनीज़ के बिज़नेस पे फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए इंडियन आईटी कंपनीज़ पे प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यूएस का परफॉर्मेंस डाउन होता है, जीडीपी ग्रोथ डाउन होता है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस डाउन होता है, तो ऑफ कोर्स इंडियन आईटी कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस उसके का बैडली हिट होगा। और टैरिफ के कारण ऑफ कोर्स ऑटो, फार्मा, ये सब जो भी वहाँ एक्सपोर्ट करें उसका परफॉर्मेंस हिट होगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें ना कि जब भी कोई निगेटिव न्यूज़ आता है तो कभी कभी पूरे सेक्टर की सारी कंपनीज गिर जाती हैं, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप देखेंगे भाई यूएस के साथ उसका कोई टर्म्स है कि नहीं, यूएस में कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है या नहीं है तो मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई बड़ा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे ऑफकोर्स हमें ध्यान रखना चाहिए। आने वाले कुछ समय तक वहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद अर्निंग ग्रोथ पे बिल्कुल नज़र रखें इंडिया की कंपनीज़ का, उसके कारण बहुत असर पड़ेगा। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिव आया, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ हमारा फोर्थ क्वार्टर का जो कि नेक्स्ट फ्यू डेज से आना शुरू हो जाए, वहाँ भी स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। तो इस पर आप नज़र रखें। और लार्ज कैप्स अगेन देखिए, गिरने का तो आपको पता है ना, सेंटिमेंटल स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करता है शॉर्ट टर्म में, यू नेवर नो, ठीक है, न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ से भी अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आया, वर्ल्ड मार्केट बुरी तरह से गिरा, तो इंडियन मार्केट्स में 5-10% अगर गिर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही है, स्टॉक मार्केट है ना, 5-10% गिरने से अगर कोई डर जाए तो फिर स्टॉक मार्केट में आया क्यों है। स्टॉक मार्केट तो लॉन्ग टर्म का गेम है ना, और यहाँ पे तो बिल्कुल मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो इवन 5, 10, 20, 30% भी गिर सकता है।
अगर इतना हिम्मत नहीं है तो आइडियली हमें इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब तो बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ना, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इंडियन इकोनॉमी को देखना है, जो कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं लग रहा है। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करें, आने वाले समय में और ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। ये जो थोड़ा बहुत बाहर का इशू है वो तो हमेशा चलता रहेगा ना। ये इशू पहले कोविड का इशू आया, वो रिजॉल्व हुआ तो ये ट्रंप आ गए, इनके कारण कुछ इशू हुआ। अब ये इशू बंद होगा तो कोई दूसरा नया इशू शुरू हो जाए। ये सब तो चलता रहता है, वर्ल्ड है ना, इतना बड़ा दुनिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो उसको पूरा देखकर परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमें सिर्फ अपना देश देखना है कि भाई देश कैसा चल रहा है, देश की कंपनीज कैसा चल रही है, फ्यूचर में पॉजिटिव दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, उसके आधार पे हमें डिसीजन लेना है। बाहर क्या हो रहा है उसका ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो नी जर्क रिएक्शन शॉर्ट टर्म का फ़र्क पड़ेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे उसके कारण फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर गिर रहा है तो एडवांटेज है ना, मतलब किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है भाई, पड़े रहे हैं, अगर क्वालिटी अच्छा है तो इशू नहीं होना चाहिए। और किसी के पास थोड़ा पैसा है तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो तो अच्छा है ना, एडवांटेज उठाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज मार्केट गिरा हुआ है, ज़्यादातर मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है। कल हो सकता है रिएक्ट थोड़ा कम करे, हो सकता है, होगा नहीं होगा देखना होगा। तो आइडियली शायद अगर वर्ल्ड मार्केट्स में ना आज ही पूरी तरह से रिएक्ट करे, यूएस मार्केट्स देखते हैं ना, मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट्स गिर चुका है, देखते हैं आज यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके बेसिस पे कल। बट हाँ, इंडियन मार्केट्स भी ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना चाहिए इंडियन मार्केट्स के, ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत गिर चुके हैं। इसको इस तरह से देखें, और गिरता है तो ठीक है भाई, अगर किसी के पास पैसा है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जानना चाहिए कि क्या चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अननेसेसरली इसके कारण परेशान नहीं होना चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।